Right here, we were talking about constructing ranges, establishing midpoint, minimum, and maximum. And the formula for minimum was that minimum is equal to midpoint divided by 100% plus half of the range spread. And the maximum is equal to minimum plus half of the range spread into minimum. अब इसको हम टेक्निकली अप्लाई करके देख लेते हैं. उस मकसद के लिए मैंने ये दो न्यूमेरिकल्स आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए हैं. So the first method we have is talking about how to calculate the minimum and maximum of your range, salary range. For example, if you already have your range, you can calculate the width using the following formula. And the formula to calculate the width is maximum minus minimum divided by minimum. Typically, however, you have your midpoint and a target width, and you need to calculate the minimum and maximum. In that case, the formulas are as follows: that minimum is equal to midpoint divided by 1 plus half of the range spread, और half of the range spread को मैंने width of the range spread divided by 2 से लिखा हुआ है, and 100% जो हम वहां पे वर्ड देख रहे थे, इस फॉर्मूला में हम उसको 1 काउंट कर रहे हैं. So note, since the width is a percent, इसकी रीजन और लॉजिक भी आपको बता रहा हूं. Since width is a percent, जो रेंज स्प्रेड की आपकी होगी, it represent as a decimal value in these formulas. That is 50% would be taken up as 0.5. और सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम इंटू 1 प्लस विड्थ. ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं. सपोजिटली आपने मार्केट का सर्वे किया, और मार्केट के सर्वे के बाद आपको पता ये चला कि जिस पर्टिकुलर ग्रेड की हम बात कर रहे हैं उसकी मिड पॉइंट जो सैलरी है दैट इज 50,000. ठीक है, वो डॉलर्स हैं, वो रुपीज हैं, वट एवर करेंसी यू आर यूजिंग. ओके, so the midpoint value is 50,000 and you want your width to be 50%. अब ये 50% कहां से आया? ये टॉप मैनेजमेंट की मर्जी से हमें पता चला. आपको मैंने शुरू में बताया था कि 25% से 60% के दरमियान आपका फ्लक्चुएट कर सकता है जो ये विड्थ, जो आपकी विड्थ आप डिसाइड करते हो, जो रेंज स्प्रेड आप बनाते हो. ठीक है, और इसको डिटरमिन करने का कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है. इसका फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि लोअर लेवल जॉब्स के लिए रेंज स्प्रेड कम होता है और अपर लेवल जॉब्स के लिए रेंज स्प्रेड ज्यादा होता है. अब वो कितना ज्यादा रखना है, ऑब्वियसली ये टॉप मैनेजमेंट के कंसेंट के साथ ही आप डिसाइड वो कर सकते हो. सो हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं एग्जांपल को. इफ योर मिड पॉइंट इज 50,000 एंड यू वांट योर विड्थ टू बी 50%, देन यू वुड डिवाइड 50,000 बाय 1.25. अब ये 1.25 कहां से आया? अगर आप फॉर्मूला को देखो, मिनिमम इज इक्वल टू मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस विड्थ बाय 2. नाउ 1 प्लस 0.5 बाय 2 वो होगा 0.25, और 0.25 को जब आपने 1 में ऐड किया तो दैट मेक्स 1.25. ओके, सो दिस इक्वल्स, जब हमने उसको कैलकुलेट किया 40,000 हमारे पास वैल्यू आ गई. सो 40,000 इज द मिनिमम फॉर द रेंज. अगर 50,000 is the midpoint, तो 40,000 is the minimum. Now, to find your maximum, multiply your minimum, which is 40,000, by 1.50. अब ये 1.50 हमें कहां से ड्राइव हो रहा है? हमारे पास फार्मूला था maximum is equal to minimum into 1 plus width. Now 1 plus 0.5 हम करेंगे तो 1.5 आ जाएगा. तो अब अगर आप 40,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो that would be equal to 60,000. So 60,000 is the maximum of your salary range. Okay? यहां पर न्यूमेरिकल की आसानी के लिए मैंने बहुत राउंड फिगर्स ली हुई हैं. जनरली स्पीकिंग, जब आप सैलरी सर्वे करते हो और एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इतनी राउंडेड फिगर्स वो नहीं आती. Suppose the rounded figure you have got is something like 35,734. अब 35,734 के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूला को अटेम्प्ट किए बगैर शायद डायरेक्टली कैलकुलेट वो ना कर पाओ. राइट हियर, सो दैट इज बेसिकली द वे कि जिससे कि हम एक
ग्रेड को कैलकुलेट करते हैं कि ग्रेड की मिनिमम वैल्यू, मिड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी. So for that matter, in this example, your full salary range would be 40,000 to 60,000 with a midpoint of 50,000. और आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है वो सिर्फ दो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक मिड वैल्यू और एक आपका रेंज स्प्रेड. ठीक है, जब आप सर्वे करोगे उसके बाद की हम इंटरप्रिटेशन की बात वो कर रहे हैं. Now, when you have to move the employees through the rate ranges, ओके अब डिफरेंट आपके पास रेट रेंजेस आ गई, डिफरेंट आपके पास ग्रेड्स आ गए. अब आपने उसमें लोगों को कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, उसके लिए वो कहता है कि यू हैव टू गो फॉर डेवलपिंग मेरिट प्रोग्रेशन. आपको एक मेरिट बनाना पड़ेगा जिस मेरिट पर बेस्ड आपकी जो प्रोग्रेशन है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रमोटेबिलिटी है वो काउंट की जाएगी. ठीक है, अब उसमें बाजू का देयर इज ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के एक खास टाइम के बाद, एक खास किसी भी एस्पेक्ट और पैरामीटर के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाती है. सो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकती है, आपकी प्रोग्रेशन बेस्ड अपॉन लॉन्गेविटी भी हो सकती है. लॉन्गेविटी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सीनियरिटी. लेकिन याद रखिएगा कि इन प्रैक्टिस अब मेरिट प्रोग्रेशन जो कि पे फॉर परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर रही होती है, अब मेरिट प्रोग्रेशन इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट एंड लॉन्गेविटी. ये दोनों चीजें काउंट हो रही होती हैं. सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मैनेजमेंट claim that they use a merit progression system even in Pakistan. इसको आप कहीं superlative बात ना समझें. But studies show that up to 80% of employees are at the top of their salary range. अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि बात तो वो मेरिट की करते हैं, लेकिन मेरिट के बावजूद जब हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जाते हैं तो पीपल वुड बी अर्निंग द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम. ठीक है, सो यहां पर डिस्क्रिमिनेशंस हमारे पास मौजूद हैं, जिन डिस्क्रिमिनेशंस को एलिमिनेट किया जाना वो जरूरी है. सो ग्रेडिंग ऑल एम्प्लॉइज द सेम पे इंक्रीज, granting all employees the same pay increase and announcing it as a merit increase destroys the concept of merit. ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साल के एंड पर आपने सब लोगों का एक खास परसेंटेज से इंक्रीमेंट लगा दिया. तो अगर सब लोगों का खास परसेंटेज से इंक्रीमेंट लग गया तो दरअसल आपने सारे के सारे मेरिट की बेसिस को वो खत्म कर दिया है. ओके, सो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पढ़े लिखों की कमी है. ये इसलिए होता है कि लोगों के पास रैशनैलिटी नहीं है. ये इसलिए होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इन चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं. और इसकी एक और बहुत बड़ी रीजन आपका प्रेजुडिस एटीट्यूड, आपका बायस्ड एटीट्यूड और आपका सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग. ये इसकी तमाम वजूहात हैं जो कि मेरिट को पसे पुश डालकर सिर्फ आपकी जो मर्जी है उसको चलने के लिए वो रूम प्रोवाइड कर रही है. Okay, so which is all unethical, illegal, and it is also bad. Okay, so that is the reason बेटा कि हम चीजों को फॉर्मल लेवल पर जाकर वो गो थ्रू कर रहे हैं, so that we could know कि आपकी जो इवेल्युएशंस हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, वो सिर्फ इंट्यूशन बेस्ड ना हो, उसमें बायसनेस, फेवरेटिज्म वो ना हो, जो आपकी गुड बुक्स में है सिर्फ वो प्रमोट ना करे, बल्कि जो पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड, डिस्क्लोज्ड एंड शेयर्ड मेरिट. Now there are certain queries we need to address towards the end of the discussion. It is said that to this point we have assumed that the organization has been hiring people who meet the minimum qualifications of the job and moving them up in the range as they learn the job. ये हमने typically एक assumption अपनी बनाई है. So what if a company hires an experienced person with full capabilities to perform the job from the beginning? Okay, अब ये हमारे पास एक situation आ गई कि अगर ऐसा हो रहा हो कि कंपनी एक बंदे को हायर कर रही है जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड है और उसके पास बड़ी कैपेबिलिटीज है, अब क्या करना चाहिए? तो क्या आप उसको मिनिमम सैलरी रेंज से शुरू करोगे? आप उसको अकोमोडेट कैसे करोगे? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस पर्सन शुड बी हायर्ड एट द मार्केट रेट. ठीक है, आपकी मार्केट का सर्वे आपको बता देगा कि जी मार्केट में ओवरऑल एवरेज जो सैलरीज है वो क्या दी जा रही हैं, तो आप वहां से उसको शुरू करवा सकते हो.
नो डाउट उसके बाद उसकी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी भी काम आएगी, लेकिन स्टिल यू कैन हायर दैट पर्सन एट मार्केट रेट। ये वो रेट है जो कि एचआर मैनेजर के जहन में होगा व्हेन दे वुड कम टू द सैलरी नेगोशिएशन। So the new employees can be brought into organization anywhere up to the midpoint of the range based on their qualifications. Thus, a system that ends at the market rate becomes a flat rate for hiring fully qualified employees. This point को आपने जहन में रखना है। Now, sometimes ये होता है कि आपके कंपनी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरिट, पे स्ट्रक्चर, ग्रेड्स बन जाने के बावजूद भी बाज लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं और बाज लोग जो हैं वो बिलो से भी कम अर्न वो कर रहे होते हैं। सो इस तरह के एम्प्लॉइज को हम कैटेगराइज करते हैं एज अंडरपेड एंड ओवरपेड एम्प्लॉइज, जिनको ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज एंड रेड सर्कल एम्प्लॉइज का नाम भी वो दिया जाएगा। सो अ पर्सन पेड बिलो द मिनिमम रेट रेंज for his or her job is set to carry a green circle rate. Now, this situation usually occurs when the salary structure has changed upward and the individual was at the bottom of the rate range. अब अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो उसको टैकल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास टॉपिक है हाउ टू फिक्स अंडरपेड वेज इश्यूज। सो द फर्स्ट आंसर कैन बी raise the underpaid employees pay to the minimum of the range, and the change should occur immediately or at the very least in a couple of steps if the person is performing adequately. तो इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए और आप यूं कर सकते हो कि उसके स्टेप्स बना लो कि आप हर 2 माह के बाद उसकी सैलरी को बढ़ाते हुए आप मिनिमम सैलरी तक उसको ले आओगे। Now, what if there are many underpaid employees in an organization? तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? The answer is a careful review is required. Not only may the cost of adjustments be high, but equity between the newly raised employees and other employees on the job may require a phasing in of increases. तो याद रखिएगा कि these are not just child's play. आपको बहुत टेक्निकली, रैशनली तमाम लीगैलिटीज को ज़हन में रखते हुए, कॉम्प्लिकेशन को ज़हन में रखते हुए, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, लेबर यूनियंस के बाइकआउट्स को ज़हन में रखते हुए इन तमाम फैक्टर्स को बेटा टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज अ बिग डिजास्टर वेटिंग। नाउ द सेकंड सिचुएशन कैन बी कि वी हैव फाउंड सर्टेन पीपल हु आर ओवरपेड. So a person paid above the maximum of the range for his or her job is set to receive a red circle rate. Now this is common problem in organizations. कई जगहों पर ऐसे होता है, ठीक है? डबल ट्रिपल भी उनकी सैलरीज जो हैं वो एवरेज से दी जा रही होती हैं. It's most difficult to deal with them as compared to underpaid employees, क्योंकि underpaid की तो आपने सैलरी बढ़ा के बराबर कर दी ना, लेकिन ये जो overpaid है उसकी सैलरी आप काट नहीं सकोगे. तो अब उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? हमारे पास उसके जो स्टेप्स आते हैं. नंबर 1, फ्रीज द पे अंटिल जनरल इंक्रीजेस कैच अप विद द करंट पे. ठीक है, आप उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट रोक दोगे. ट्रांसफर और प्रमोट द पर्सन टू अ जॉब इन एन अप्रोप्रिएट पे ग्रेड. हो सकता है आपको उसका ग्रेड ही चेंज करना पड़े बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अदरवाइज एडजस्टेबल. So freeze the pay for a limited period such as 6 months and then attempt either of the previous strategies. If this is unsuccessful, reduce the pay at the end of the period. ठीक है, तो बाज़-औक़ात अगर कुछ भी हमारे से एप्लीकेबल ना हो पाए तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी को कट शॉर्ट भी किया जा सकता है. इसके अलावा एक बात को समझ लीजिएगा कि रेड सर्कल द जॉब नॉट द पर्सन. आपने उस शख्स को टैग नहीं करना है. आपका प्रॉब्लम उस जॉब की सैलरी कंपनसेशन के साथ है, उसको एडजस्ट करें, ना कि आप पर्सन को एडजस्ट करने की कोशिश शुरू कर दें. So eliminate the differential after a specific period such as a year or gradually over time. ये अब आपकी पॉलिसी में लिखा गया होगा और ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट के कंसेंट के साथ ही आप इन तमाम इकदामात को लेकर चल सकते हो. Now we are moving towards the end of the discussion, and the topic with me is known as pay compression. Pay compression का मतलब होता है कि results when wages for those jobs filled from
outside the organization are increasing faster than the wages for jobs filled from within the organization. ठीक है कि आप जिस बंदे को बाहर से हायर कर रहे हो, चाहे वो वेज हो या सैलरी हो, आप जिस बंदे को बाहर से हायर कर रहे हो उसकी जॉब स्ट्रक्चर में जो कंपनसेशन है दैट इज रिलेटिवली मोर एज कंपेयर टू द पीपल जो नीचे कंपनी से प्रोग्रेस करते हुए आ रहे हैं. So as pay differentials among jobs become very small, the traditional pay structure becomes compressed. तो जब पे डिफरेंशियल्स लोगों की जॉब्स में कम होने शुरू हो जाएं तो एक हमारे पास सिचुएशन अराइज करेगी जिसको हम पे कंप्रेशन का नाम वो देते हैं. So compression is an issue in professional work when new graduates command salaries almost equal to those of professionals with 3 to 5 years of experience. ठीक है, बिकॉज जो न्यू टैलेंट हम एक्वायर कर रहे हैं दैट पर्सन कमिंग इन इज हैविंग मोर कॉम्पिटेंसी लेवल और उसकी हायर कॉम्पिटेंसी की वजह से वो स्टार्टिंग सैलरी ही वो डिमांड शुरू कर देगा जिसके ऊपर जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे वो कई सालों के बाद पहुंचे हैं. सो इस सिचुएशन और फिनोमेना को हम पे कंप्रेशन का नाम वो देते हैं. नाउ पे कंप्रेशन is also likely to occur. इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हो सकती है कि फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर्स एंड देयर नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉइज हु आर पेड ओवर टाइम. तो बाज़ औक़ात ओवर टाइम हासिल करके एक वर्कर की इनकम उसके जो सुपरवाइजर है उससे बढ़ जाती है. तो दैट इज आल्सो द सिचुएशन ऑफ पे कंप्रेशन. एक और रीजन क्या हो सकती है कि डायरेक्ट सेल्स स्टाफ कैन मेक मोर देन द मैनेजर थ्रू कमीशन. अब एक बंदे की कमीशन बेस्ड जॉब है, उसने एक माह के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स की, बहुत ज्यादा सेल्स करने की वजह से उसका कमीशन जो था वो मल्टीप्लाइड कर गया और अगर उसका कमीशन मल्टीप्लाइड कर गया तो उस सूरत में ऑब्वियसली उसकी सैलरी हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी बढ़ जाए. सो दैट इज आल्सो सिचुएशन ऑफ पे कंप्रेशन. इसके अलावा अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना कैन बी दैट मिडिल मैनेजमेंट हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड the increases given to the lower level employees. तो आमतौर पर पे कंप्रेशन के शिकार जो लोग होंगे they are the people who are in the middle layer. Okay, so different हमारे पास situations arise कर सकती हैं जिन different situations में पे compressions can be taking place और हमें इन तमाम चीजों को बहुत sensitively वो tackle करना होगा. तो ये सारी की सारी एचआर के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर वो डेवलप कर पाए जिस सैलरी स्ट्रक्चर में इक्विटी भी हो, जिस सैलरी स्ट्रक्चर में इन तमाम चैलेंजेस को भी फेस किया जा रहा हो और उसके साथ साथ आपको लीगल एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर वो रखना होगा. अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पे कंप्रेशन मौजूद है तो व्हाट इज द सोल्यूशन? First is the most interesting solution and that is ignore it. ठीक है, बस चुप रहें और जिसकी जितने अर्निंग्स हैं, जिसके जितने नसीब हैं, आप उसको उस पे अर्न करने दें. So this is possible if people are moving up the career ladder rapidly and the problem is mostly one of timing. किसी एक दफा ऐसे हो गया था कि पे कंप्रेशन हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, so you ignore it. इसको एड्रेस करने की जरूरत शायद ना हो. लेकिन अगर फर्ज करें कि ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो एडजस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर टू अलाइन विद एक्सटर्नल रियलिटीज. नाउ दिस इज एन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, रिमेंबर दैट, बट इफ इट इज द ओनली अल्टरनेटिव यू आर अवेलेबल विद, इट मे बी नेसेसरी इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग हाई टर्नओवर एंड एम्प्लॉय डिसकंटेंट. अगर लोग शोर मचा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं कि जी हमारे से जो लोअर स्टाफ का बंदा है वो ज्यादा अर्न कर रहा है, हमारी अर्निंग्स कम है, तो फिर आपको ऑब्वियसली इंटरनल एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी करनी पड़ेंगी जिन इंटरनल एडजस्टमेंट से आप इस सैलरी कंप्रेशन के प्रॉब्लम को एलिमिनेट वो कर सको. बट इट इज एज आई सेड इज एक्सपेंसिव एंड टू एलिमिनेट एंड एरेडिकेट ऑल दीज इश्यूज इन द लॉन्गर रन you have to maintain a policy statement, and the policy statement would say that organizations often pay this differential as a bonus based upon the compensation of the subordinates. ठीक है, तो ये अब हमारे पास पॉलिसी एस्पेक्ट आ गया कि आप कंपनसेशन की शक्ल में भी इस इशू को रिजॉल्व वो कर सकते हो. ओके, सो वी हैव इश्यूज, वी हैव सॉल्यूशंस. नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना विजिलेंटली इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करते हो और कितने अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल एस्पेक्ट्स में भी बचाते हो
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, मोटिवेशन, इन तमाम चीजों को भी इंश्योर रखते हो, एंड यू वर्क एज अ गुड HR manager. So dear, that basically concludes our today's session. If you have any question or queries, you can always respond me on WhatsApp and start your project right away. Jazakallah khair for today. See you next time.